नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका बिग इंटरव्यू में। उत्तराखंड की राजनीति लगातार उथल पुथल के दौर से गुजर रही है, ये हम सब ने देखा है। कभी यहाँ पर संगठन और सरकार के बीच में तनाव की बातें सामने आ रही हैं। लगातार ये भी देखा जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष टकराते नजर आ रहे हैं। कुछ ही समय पहले, ज़्यादा वक्त नहीं बीता, जब सरकार को बेदखल होना पड़ा था, पार्टी को बड़ी टूट का सामना करना पड़ा। ये तमाम वो बातें हैं जो सवाल पैदा करते हैं कि कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस खुद अपने कुनबे को संभालने में लगी रहेगी या चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी? क्या दावेदारियां होंगी आगे आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर के? कैसे और क्या जनता को बताएगी कि फिर से एक बार कांग्रेस के हाथों में जनता सत्ता दे? इन सभी बातों पर बात करने, इन बातों को समझने, कांग्रेस किस एजेंडे, किस मुद्दे के साथ चुनाव में उतरने जा रही है, कैसे अपने कुनबे को संभाल कर रखेगी, कैसे एकजुटता से बीजेपी का मुकाबला करेगी चुनाव के दौरान, मेरे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता, दलित चेहरा और हाल ही में राज्यसभा सांसद बने प्रदीप टामटा साहब जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर प्रदीप जी। धन्यवाद, मेरा सबको प्रणाम। तो पार्टी बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है इस वक्त, लग रहा है। खुद पार्टी जो है चुनाव लड़ने के बजाय, विपक्ष से लड़ने के बजाय अपने आप से लड़ रही है उत्तराखंड में। नहीं, उत्तराखंड में पूरी पार्टी सरकार एकजुट है और हम पूरे एक साथ मिलकर के चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पूरे देश के नज़र उत्तराखंड पर है कि उत्तराखंड में जो मोदी का रथ देश में दौड़ा था, एकदम रोक लिया गया। मैं खुद पार्लियामेंट में, तब मैं सांसद तो नहीं था, पूर्व सांसद होने के नाते सेंट्रल हॉल में जो मुझे बधाइयाँ लोगों से मिल रही थी, तो देश के मूड को दिख रहा था। तो ये बात लेकिन पार्टी के ही नेता को नहीं दिखाई दी। इतनी बड़ी संख्या में टूट हो गए, इतनी बड़े असंतुष्ट पार्टी में पैदा हो गए। मैंने तब भी आपसे, और ये सिलसिला आज भी जारी है। उन दिनों में मैं आपसे भी कहा था, आपसे भी बात हुई थी कि पार्टी में कोई टूट नहीं हुई। ये जो साजिश हुई है, मोदी सरकार का नारा ही था कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर लोगों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि 3-4 महीने बाद तो इस प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं जनता का मैंडेट लेने के लिए। आखिर लोकतंत्र में सबसे बड़ी सरकारों को बनाने वाली, बिगाड़ने वाली तो जनता है, जनमत है, उसका इंतजार करना चाहिए था। राज्यपाल का अभिभाषण पारित हुआ, बहुमत से पारित हुआ। आप जानते हैं संसदीय, लेकिन ये सब कुछ हुआ क्योंकि पार्टी के ही कुछ नेता थे जो बड़े चेहरे, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो मंत्री थे, और उनकी अगुवाई में एक पूरा का पूरा कुनबा ही चल पड़ा। यही कह रहा हूँ कि जो तथाकथित बड़े चेहरे थे, जिन्होंने पार्टी के विधान सिद्धांतों की बात करते थे, आखिर किस बात का असंतोष था, किस बात को लेकर के पार्टी से विद्रोह था? ये तो वही लोग हैं जिसको 2013 की आपदा के कारण, तानाशाही के आरोप लगा रहे थे, वही सब। 2013 की आपदा के कारण बीजेपी कोसती थी कि पूरी उत्तराखंड में जब संकट का दौर था, लोगों को केदारनाथ में होना चाहिए था, 4 धाम में, बद्रीनाथ में होना चाहिए था, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की जनता के बीच में होना चाहिए, वो दिल्ली में है। उन्होंने एक साजिश के तहत कांग्रेस की सरकार को गिराने का, जो अरुणाचल प्रदेश से उन्होंने जो साजिश की थी, वही साजिश को उन्होंने उत्तराखंड में भी रिपीट करने की कोशिश की। नहीं, लेकिन प्रदीप जी, तो ये तो मानेंगे कि कहीं न कहीं दरार थी, कहीं न कहीं असंतोष था आपके पार्टी के विधायकों में, नेताओं में, उसी का फायदा विपक्ष ने उठाया, बीजेपी ने उठाया। कहीं नहीं था। कुछ लोग जो अपने स्वार्थों के कारण, जिनको जनता ने अपनी अक्षमता के कारण, जिनको पार्टी ने उनको पूरा सम्मान भी दिया, लेकिन वो खुद अपने आप को सफल नहीं कर पाए, पार्टी को बदलना पड़ा, वो इस बात के वो तो मंत्री थे तब। नहीं, वही तो कह रहा हूँ। हरक सिंह ने तो बजट में क्या कहते हैं, हरक सिंह तो ने तो खुद उस दिन विधानसभा के अंदर अपनी पार्टी का, अपनी सरकार का बजट पास किया था, सरकार के गुणगान किए थे। इसका मतलब साजिश कहीं दूसरी थी, कहीं सरकार को गिराने की एक साजिश थी। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई है कुनबे को संभाले रखना। नहीं, तब भी दिख रहा था, आज भी 5 साल के अंदर असंतुष्ट हैं। नहीं, कांग्रेस शरीफ जीते, कांग्रेस कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। कांग्रेस के सामने 2 तरह की चुनौतियाँ। इस समय देश बहुत बड़े संकट के दौर में है। आज चुनौती देहरादून की नहीं है, आज चुनौती उत्तराखंड की नहीं है, आज बुनियादी चुनौती है इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखना। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप उत्तराखंड का चुनाव कांग्रेस लड़ेगी
केंद्र के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ? देखिए, हम दो तरह से जाएंगे। हम लोगों से 5 साल के मैंडेट पर जाएंगे। हमारे सामने साफ है, 5 साल के बीजेपी का कार्यकाल है, जिनको इनको अवसर मिला था, और हमारे पास 5 साल का हमारा कार्यकाल है। लेकिन इन बातों को उठाने के बजाय जो भी चुनावी आपकी रैलियां हो रही हैं उसमें केंद्र सरकार के खिलाफ केवल बातें की जा रही है, अपनी उपलब्धियों की बातें नहीं की जा रही हैं। हम दोनों उपलब्धियों को जा रहे हैं। देखिए, सवाल है बीजेपी बताइए अपने उनका चेहरा कौन है? वो तो मोदी मोदी कर रहे हैं कि मोदी की सरकार ने। तो हमारा दोनों सवाल है, एक तो मोदी जवाब दो कि भाई 15 लाख कह रहे थे कि लोगों के खाते में आ जाएगा, वो कहाँ गया? जो काला धन था रामदेव से लेकर मोदी तक बड़े बड़े, तो यही सवाल आप 2017 में भी करेंगे विधानसभा चुनाव में, और 2019 में भी करेंगे। हम इनके चेहरे को बताएंगे। हमारा 5 साल का, मैंने कहा, हम अपने विकास के मुद्दे को ले जा रहे हैं। हम अपने खेती के संदर्भ में अम्मा भोजन के रूप में गरीबों की थाली हम दे रहे हैं। हम नौजवानों के रोजगार के नए अवसर पैदा करें। इन 5 सालों में हमने शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग के, कोई विद्यालय नहीं होगा जिसमें क्या कहते हैं आज टीचर ना हो। कलाकारों के लिए, आर्टिजन्स के लिए, जो पुरोहित है, उन सब ये सब मुद्दे होंगे या फिर मोदी विरोध का मुद्दा होगा? हमारा मुद्दा होगा 5 साल के बीजेपी के कार्यकाल को देखिए, जब माफिया तंत्र हावी था, विकास अवरुद्ध हो चुका था, नौकरी में क्या कहते हैं, और हमारा 5 साल का जो है उसमें विकास का मुद्दा होगा। और मोदी तो लाजमी होगा कि मोदी ने जो वादे किए, मोदी से कांग्रेस को बड़ा डर लगता है, मतलब हमें कोई मोदी से मोदी से हमें कोई डर नहीं लगता। मोदी तो खुद बताए, जो बिरयानी खाने जा रहे थे वो बताएं आज क्या कहते हैं आतंकवाद का क्या होगा, हमारे पठानकोट पर हमला हुआ तब क्या हुआ, आज उरीज में 20 हमारे 18 जवान शहीद हो गए, उसका क्या हुआ? ये तो देश की जनता देख रही है। मोदी से हमें कोई डर नहीं है, हमें अपने लोकतंत्र को नहीं तो अपनी विरासत को। राज्य के चुनाव में भी मोदी के ही खिलाफ अगर बातें आप लोग करेंगे, मोदी के खिलाफ भी बातें करेंगे, तो ये तो मोदी से कोई नहीं है। हम तो कांग्रेस के विकास के सकारात्मक पक्ष चुना है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि बीजेपी ने ये सवाल उठाए। तो ये पर्दाफाश रैली में अपनी ये मोदी मोदी मोदी, हमने ये मोदी योजना चला दी, सारी योजना है जो जवाहरलाल नेहरू अर्बन डेवलपमेंट योजना थी उसको आपने नया नाम दे दिया। उज्ज्वला की स्कीम थी वो हमारी पार्टी ने चलाई थी, यूपीए सेकेंड ने चलाई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे सिलेंडर बनाए जाए, उसको आपने नया नाम दिया। जब ये सवाल मोदी के सवाल उठाएंगे उत्तराखंड के अंदर, लाजिमी रूप में हमको भी अपनी बात को कहनी पड़ेगी, हमको इनको एक्सपोज करना पड़ेगा। लेकिन मुख्य मुद्दा होगा उत्तराखंड के विकास 5 सालों में जो नई दिशा, तो पार्टी का एजेंडा चुनाव का होगा, असली एजेंडा होगा कि अपने 5 सालों में आपने क्या किया, ये आप जनता को बताएंगे। मेन एजेंडा है 5 सालों में उत्तराखंड राज्य के अंदर जो हम विकास के नए आयाम खड़े हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में। तो चेहरा कौन बनेगा इसका? चेहरा हरीश रावत वहीं फिर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। चेहरा भाई मोदी, यही बीजेपी की सबसे बड़ी क्या कहते हैं क्राइसिस है, ट्रेजेडी ये है कि उन्होंने इस देश में पर्सनलाइज पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। उन्होंने 2014 में बीजेपी की सरकार के लिए वोट से नहीं मांगे थे, उन्होंने कहा था मोदी सरकार में मोदी के लीजिए। आज हमारे पास हरीश रावत का चेहरा है। हरीश रावत का चेहरा तो बहुत सारे विवादों से भी घिरा हुआ है। नहीं किस देखिए, यही है, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास जब चेहरा नहीं है तब इसलिए वो हमारे चेहरे पर तरह तरह के आरोप लगा के उसको क्या कहते हैं कमजोर। नहीं, आपके ही नेता उन पर आरोप लगा रहे हैं। कहाँ, कौन सा आरोप? हमारे कहाँ नेता रहे? उनको तानाशाह बताते हैं, ये बता कौन लोग हैं उनको यस बॉस करने वाले लोगों के अलावा कोई पसंद नहीं बताते हैं। जिनको पार्टी ने 2012 में प्रदेश की जिम्मेदारी थी दी थी, जो खुद उसमें अक्षम रह गए थे। पार्टी के सामने क्राइसिस पैदा हो गया था जब ये हुआ कि आपदा कोई संभाल नहीं पाए। बीजेपी उनके क्या कहते कुर्सी की प्यासी हो रही थी, तरह तरह के आरोप हाईकमान के सामने। आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, किशोर उपाध्याय कह रहे हैं। हाँ, किशोर उपाध्याय का, किशोर उपाध्याय ने तो ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने खुद कहा कि पार्टी और सरकार में कोई मनमुटाव नहीं। लेकिन सतह पर है, कोल्ड वॉर चल रहा है, पीडीएफ के मुद्दे को लेकर के तनातनी। एक चीज़ है, 2012 की सरकार क्या कांग्रेस की सरकार है? तो सरकार का अंश पीडीएफ है, अभिन्न अंग है, वो राष्ट्रीय हमारी राष्ट्रीय पार्टी ने उसको उस समझौते को दिया है, इसलिए वो हमें तो संकट तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। तो कहाँ पर पीडीएफ? किशोर उपाध्याय साहब ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बयान दिया है कि मैं इस बात से, मुख्यमंत्री की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वो लोग चुनाव लड़ें, और क्योंकि उनकी खुद की टिकट जाती नजर आ रही है। ये उस समय की घड़ी होगी कि हम चुनाव में कांग्रेस और पीडीएफ के लोग किस तरह से उस चुनाव में सहयोग में करते हैं, क्या समझौता करते हैं। ये तो भविष्य की बात है, ये तो भविष्य की चुनाव की तो तैयारी में लग ही चुके हैं आप लोग, टिकट के बारे में बातें हो रही हैं। ये एज ए राजनीतिक दल
कांग्रेस को भी चुनाव की तैयारी करनी है और एज ए राजनीतिक व्यक्ति या संगठन पीडीएफ भी लड़ाई लड़की, इसमें क्लैश की बात कहाँ है? क्लैश ये है कि किशोर उपाध्याय चुनाव लड़ेंगे वहां से या पीडीएफ के लोग लड़ेंगे? देखिए लड़ेंगे। देखिए ये कांग्रेस तो अपने लिए चुनाव ले, थोड़ी मुश्किल हो गया है, मतलब इस गुत्थी को जरा थोड़ा मुश्किल है इस वक्त। इसके लिए कोई गुत्थी का प्रश्न नहीं है, दोनों सहयोगी संगठन है। कल को जब चुनाव के समय में आएगा, बात आएगी कि भाई हम क्या सीटों में समझौता कर सकते हैं। दूसरा सवाल है चुनाव में कौन कैंडिडेट बनेगा, किस सीट पर हम लड़ेंगे, ये पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता सोनिया जी और राहुल जी को तय करना है। कुमाऊं से आते हैं मुख्यमंत्री, कुमाऊं क्षेत्र से आप भी आते हैं। जी जी। कुमाऊं क्षेत्र का विकास हो रहा है, गढ़वाल पीछे छूट गया है। इस वजह से गढ़वाल के सारे नेता असंतुष्ट हैं, इसी वजह से सारी देखिए ये पूरी तरह देखिए इस राज्य में बहुत कुर्बानी के बाद लोगों ने इस सवाल को छोड़ा। यहाँ कुमाऊं और गढ़वाल का कोई विषय नहीं। देखिए आज ही देखें प्रदेश के मुख्यमंत्री, कांग्रेस में दो ही तो मुख्य तत्व बीजेपी तो इसी बात का प्रचार कर रही है। यही मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस में दो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, या तो मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष। अगर आप एक दूसरे को ये कहें कि कुमाऊं से गढ़वाल से, तो मुख्यमंत्री कुमाऊं से हैं, प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल से। आज के हालात में आप देखेंगे कि एक मुखिया अगर एक क्षेत्र से, तो मुखिया दूसरे क्षेत्र, संतुलन बना हुआ है। लेकिन दोनों के बीच में शीत युद्ध भी चल रहा है। नहीं, दोनों मैं समझता हूँ कि दोनों समझदार हैं और दोनों क्या कहते हैं, एक शांत पार्टी के लिए कमिटेड है। और मुख्यमंत्री ने हमेशा, मुख्यमंत्री को मैं जानता हूँ, उन्होंने लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया। खनन को लेकर के अगर आप बात करते हैं कि हम अपने काम के बदौलत, मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं इसीलिए सब उसके विरोधी बन रहे हैं, और आप अपने काम को लेकर के आगे चलेंगे, चुनाव में बताएंगे। खनन माफियाओं का बोलबाला है, आप खनन माफियाओं से लेकर के स्टोन क्रशर्स तक को पनाह देते हैं। मैं बिल्कुल विकास की रफ्तार सुस्त पड़ी हुई है। आपके सवाल पर आ रहा हूँ, उसी आए जो आज आप कैसे चेहरा फिर से बनाएंगे उन्हीं को? पार्टी में टूट हो गई। जो आज हम पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं, मैं उन शख्स से पूछना चाहूँ, भारतीय जनता पार्टी इस सवाल का जवाब दे। नैनीसार इसके उदाहरण, वहाँ पर भी आऊँगा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या खनन माफिया जो आज जेल के अंदर, जिनको क्या कहते हैं, जिनके ऊपर मर्डर के हत्या के आरोपों में जेलों के अंदर बंद है, क्या उसको कांग्रेस पार्टी ने किसी माइनॉरिटी आय का उपाध्यक्ष देकर राज्य मंत्री के पद से नवाजा था? क्या हमने शराब के FL2 के व्यापार को, जो माफियाओं के हाथों में था, जो अपनी निजी शराब की तरह धंधा यहाँ चला रहे थे, मुख्यमंत्री ने निजी हाथों से लेकर के अपने निगम को सरकारी पब्लिक सेक्टर को दिया, कुमाऊं मंडल विकास निगम, मंडी परिषद, गढ़वाल मंडल लोगों को दे सके, है ना। तो ये सवाल है, हमने माफियाओं से हाथों से लेकर व्यापार को, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को तराशा, तो माफिया ही हमसे कह रहा है कि इन्होंने माफियाओं को वो किया। तो आप एक संस्थान आ रहा है, लेकिन औद्योगिक निवेश नहीं हो पाया जो हिमाचल में जिस तरह से निवेश दिखता है। नहीं, एक चीज पूछे, इन्हीं से पूछे जो आज हमारे ऊपर निवेश को आरोप। 5 साल हमारी सरकारी 2002 से लेकर 7 तक, आज जो तराई आपके देख रहे, हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर तक, जो पूरी एक तरह पहले हम कृषि का चेहरा होता था, आज इंडस्ट्री का चेहरा हो रहे हैं। इनसे पूछे उत्तराखंड के इंडस्ट्री उद्योग को इनके 5 सालों में जो सफर हुआ है, उसका नुकसान हमको आने वाले सालों तक हो। आप लोग भी लेकिन ला नहीं पाए कोई नए तो सवाल है, आज इन्होंने माहौल ऐसा खड़ा कर दिया, कौन आएगा जब आप इंडस्ट्री के खिलाफ कहेंगे? बचे मोदी सरकार 2.5-3 सालों के में क्या वहाँ के लिए चेहरे दिए? क्या कोई नया इंडस्ट्रियल पैकेज दिया है? हम इससे पूछना चाहते हैं। क्या कोई हिमालयी राज्यों के लिए? हमने तो एक सवाल उठाया था जिसको UPA सरकार ने कहा था कि जो हिमालयी राज्य, उत्तराखंड से 11 हिमालयी राज्य है, ये देश की बड़ी सेवा करते हैं। आज विरोधी सरकार उस पर फाइल दबाई बैठी है, जो है कोई नहीं मिला। कुंभ इतिहास में पहली बार, अर्ध कुंभ से भैया तो हरिद्वार में होता है या इलाहाबाद में होता है। हमेशा केंद्र की कोई भी सरकारें, कांग्रेस की सरकारें नहीं है, दूसरी सरकारें में हमेशा कुंभ, अर्ध कुंभ में सहायता, 1 पैसा का सहायता नहीं दी गई। सबसे बड़ी आपदा हमने झेली 2013 की केदारनाथ आपदा। बीजेपी और इनके सारा नेतृत्व कहता है कि उत्तराखंड मत आओ, 5 साल तक कोई उत्तराखंड में आने के बारे में सोच रहे हैं, सर पर कफन बांध के आइए। आपने दावा किया कि हम 4 धाम यात्रा सुरक्षित चलाएंगे, आपने दावा किया कि हमने आपदा से लोगों को उबार दिया, लेकिन फिर से एक बार पोल खुल गई। इस बार जब बारिश शुरू हुई तो जगह जगह पर कितने लोग मारे गए, कितने लोग फंसे रहे, कितने गांव बह गए।
लेकिन इस दिशा में सुरक्षित देखिए, करने के लिए कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं देखिए, हुए। मुकम्मल इंतजाम दो चीज़ें हैं। पहली चुनौती सरकार के सामने, कांग्रेस सरकार के सामने हरीश राव जी के, ये लोगों का, देश का, दुनिया का विश्वास पैदा किया जाए कि और ये वो पैदा राज्य हो भी गया था, इस वो बार आए राज्य भी पैदा भी हुआ है टूरिस्ट। और लोग लेकिन आए। फिर से इस बार नहीं, झटका नहीं, लगा। देखिए सवाल है, मैंने इसी संदर्भ में कहा है कि हमारी सरकार ने, यूपीए सरकार ने उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों को समझ करके जब वीके चतुर्वेदी ने दो सिफारिश की थी। एक सिफारिश थी कि राज्य को फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए, प्लान बजट का एक बड़ा हिस्सा दिया जाए, और इसलिए केंद्र को इस तरह की नई टेक्निक किसी तरह सरकार बनाए जाए, इसके अंदर सपोर्ट करना चाहिए। हमारे पास आप चार केंद्र की डॉपलर रडार है। हाँ। आज तक राज्य की सरकार जमीन देने को तैयार है, लेकिन केंद्र की सरकार खामोश बैठी। आज तक हमारे डॉपलर रडार नहीं ला के रखा हुआ है, आप उसको लगा नहीं पा रहे। नहीं, हम कहाँ नहीं लगा पा रहे। हम तो कह रहे हैं, हम जो राज्य ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, राज्य जमीन देने को तैयार है। हाँ। केंद्र का सहयोग केंद्र लगा नहीं रही है। सवाल बड़ा तो ये है, कितनी बड़ी चीज है, डॉक्टर रडार खरीद के भी रखा हुआ है। आप बताइए, इतनी बड़ी हिमालय राज्य में, हमारे वहाँ उत्तराखंड में, हिमाचल में आग लगी, क्या एनडीआरएफ के लोग क्या एक हेलीकॉप्टर में वो बाल्टी से डाल रहे हैं? दुनिया ने देखा ऐसी टेक्निक भारत सरकार को। मैं लेकिन प्रदीप जी एक बात राज्य आपसे के समझना संसाधनों चाहूंगा, में क्योंकि मैंने देखा है उन गांव का एक पूरा का पूरा गांव दफन हो गया गढ़वाल में। एक जगह में अभी मैं याद आ रहा हूँ, अभी हाल ही में मेरी पिथौरागढ़ जो मेरी अगर एक डॉपलर रडार जो ला के रखा हुआ है सालों से, वो अगर आप इस्तेमाल में ले आए होते, वो 2 घंटे 4 घंटे पहले चेतावनी दे देता है बादल फटने की, आप उसको इंस्टॉल नहीं कर पा रहे। इंस्टॉल करने की बात क्या है, राज्य सरकार ने पूरा जो उसका अपना पार्ट था वो पूरा कर लिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या रुकावट है इसमें? काम नहीं। क्या रुकावट है? केंद्र सरकार को क्या करना है? केंद्र सरकार ने डॉपलर ला के इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सारा ला के रखा हुआ है, सारे तो उसको इंस्टॉल करने हैं। हम इंस्टॉल हमें थोड़ी करने। नहीं, डॉपलर तो रखा हुआ है वहां पर। कहा चार के हमारे पिथौरागढ़ में एक लगना था, और हमारी वो आज जो बस्तड़ी गाँव, पिथौरागढ़ के ही गाँव के अंदर भी बस्तड़ी, मैं खुद वहाँ पे क्या सबसे पहले जाने वालों में, हमारे तो बीजेपी के चारों मंत्री सब लोग दिल्ली में मंत्री पद में अपना जुगाड़ बिठा रहे थे। हम वहाँ पर पहला चैनल न्यूज़ था उस गांव में पहुंचने वाला। वही तो हम कह रहे थे कि भाई हमारे डॉपलर रडार क्यों नहीं लगे। हम जब राज्य दे अपना सहयोग पूरा कर, अपनी भूमिका पूरी करती, आपको नहीं लगता कि आपको नहीं लगता कि किसी भी काम से ज्यादा जरूरी था सरकार के लिए कि किसी भी सूरत में डॉपलर रडार लगाए, ताकि लोग बेमौत न मारे जाए? किसी भी सूरत में है कि वहाँ पर इंफॉर्मेशन की नई टेक्नोलॉजी को स्थापित किया जाए, और केंद्र सरकार अपने इस रोल में पूरी तरह से असफल भी बड़े। भारत सरकार को वहाँ पर चाहे मोबाइल टावर से लेकर, लोग मुझसे बार बार कहते हैं, आज भारत सरकार बड़ी बड़ी डिजिटलाइजेशन की बात कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उन राज्यों को क्या दे रहा है? अभी आपने देखा कल ही स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई है, फिर उत्तराखंड नहीं आ पाए। और क्या कुतर्क दिया है। मैं खुद माननीय वेंकैया नायडू जी को सुन रहा था कि जब जम्मू कश्मीर में तो वहाँ का संकट है और उत्तराखंड में आपदा है। अब भाई किस बात की आपदा है? देखिए, मैं एक बात बार बार देख रहा हूं कि जहां जहां आपकी कमी उभर के आती है, आप केंद्र पर दोष दे देते हैं। मैं उदाहरण देता हूं। मैं उदाहरण देता हूं। हमारी क्या कमी है? मैं बताता हूं। स्मार्ट सिटी तो तय करना कि हम तो उन तमाम मानकों में खरा उतरे हैं। ठीक है, हमारा केंद्र रोडे अटका रहा होगा आपकी कामकाज में। आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं, लेकिन कैसे घर बने प्रदेश के अंदर? आपने दुनिया को दिखाने के लिए केदार को तो आपने बड़ा अच्छा बना दिया, लेकिन वहां के लोगों की जिंदगी जो तबाह हुई, वो कैसे बसे, उनको कैसे फिर से रोजगार मिले? राज्य सरकार ने जो तात्कालिक काम थे, केदारनाथ को हम अपने पाँव में खड़ा कर सकते थे, री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, लोग वहाँ तक जाए। असल हमारे सामने कुछ सवाल था। भारत सरकार के ही जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, कुछ गांव ऐसे हैं जिनको रिहेबिलिट करना बहुत ज़रूरी है। भारत की सरकार के सामने राज्य सरकार के प्रस्ताव गए हुए कि ये लगभग क्या कहते 300 गांव है, इनके ऊपर कभी भी खतरा आ सकता है। वैज्ञानिक कह रहे कि इनको जो है रिहेबिलिट करो। केंद्र की सरकार राज्य सरकार को उस प्रस्ताव पर आज भी खामोश बैठी है, दबाए बैठी है, कोई सहायता देने को तैयार नहीं। आखिर हम क्या करें? देखिए, समाज में मिसेस गांधी ने एक चीज़ का अध्ययन किया था, जिस तरह से सामाजिक
दायरे में कुछ वर्गों को, जो कम्युनिटियां हैं, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। उसी तरह कुछ एरिया ऐसे हैं जिनको स्पेशल असिस्टेंट की ज़रूरत है, और इसीलिए जो केंद्र के फंडिंग पैटर्न होता है कि 90% और आप स्टेटस की बात करें, 10 साल में आपकी सरकार थी केंद्र में, आप हिमालय की जो बात कर रहे हैं। नहीं, हम ही ने तो दिया था, हम ही ने तो 10 सालों में एक वो अलग है, वो स्पेशल स्टेटस जो पूरे देश का जो रहा है। आप जो हिमालयन राज्यों की बात कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 11 हिमालय राज्यों को विशेष केंद्रीय सहायता मिलती थी, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस था, जिसमें 90% केंद्र हमको अनुदान देता और 10% मात्र राज्य का शेयर होता था। ये हमसे वापस कर लिएगा एक चीज। तो मुझे लग रहा है आपकी बातों उससे समझ में आ रहा है कि आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। नहीं, मैंने अब शुरू से कहा हम किसी के खिलाफ लड़ नहीं रहे। हम तो 5 सालों में कमियों के लिए जिम्मेदार मोदी सरकार को बता रहे हैं। 5 सालों में अपने सहायता से जो हमने राज्य के विकास के मापदंड तय किए, तो मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखेंगे आप? हम उस पर ले जाएंगे। तो मैनिफेस्टो में आप ये तो नहीं लिखेंगे ना कि मोदी सरकार ने हमें काम नहीं करने दिया? नहीं, हम तो अपने विकास को ले जाएंगे, और मोदी सरकार के सामने जो चीजें थी, जो हमारे रेलवे के प्रोजेक्ट को रोक दिया गया, उस सवाल को हम जरूर ले जाएंगे। भाई हमारा टानकपुर से बागेश्वर का रेल प्रोजेक्ट है, नेशनल प्रोजेक्ट है, जिसको नेशनल प्रोजेक्ट वहाँ पैसा दे रहे हैं, तो क्यों उत्तराखंड को महरूम कर रहे हैं? क्या सजा दे रहे हैं कि उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं? मैं एक आप ही की बात करता हूँ। आपको नहीं लगता है कि आप जितनी बातों में आप लोग मोदी सरकार को राह का रोड़ा बता रहे हैं कि मोदी सरकार हमें फंड नहीं दे रही है, पैसे नहीं दे रही है, रुकावट दे रही है, जगह नहीं दे रही है, टेक्नोलॉजी नहीं दे रही है, तमाम चीज़ों में, तो फिर तो लोग सोचेंगे ठीक है, अच्छा हम बीजेपी को दे देते हैं, उनकी सरकार वहां भी, यहाँ भी, हम राज्य का तो विकास होगा। एक चीज है, हम तो वही तो कह रहे हैं, 5 साल में बीजेपी ने राज्य की हालत को उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा आप? नहीं, हमारे सामने, जनता के सामने 5 साल बीजेपी का शासन देखा है। राज्य का विकास अवरुद्ध हो चुका है, माफियाओं का राज जो आज जेलों में बंद है, बीजेपी किस तरह से, इसीलिए तो कांग्रेस को 5 साल के लिए शासन का वक्त दिया। आपके 9-10 नेता चले गए पार्टी से, उनकी भरपाई कैसे करेंगे? सब बड़े बड़े चेहरे थे, कोई बड़ा मैं सब गढ़वाल मैं सुन रहा था, एक बीजेपी के बड़े नेता, मैं उनका बड़ा सम्मान भी करता हूँ, उनसे जब लोगों ने पूछा, उन्हें तक भाजपा तो गंगा के समान है, गधे नाले कचड़े सब आ जाते हैं, सब पवित्र हो जाते हैं। तो आपके मुख्यमंत्री रह चुके, मंत्री मौजूदा थे, बड़े नेता सबसे। हमारे लिए जिन्होंने पीठ में छुरा मारा हो, जिन्होंने कांग्रेस की विरासत पर हमला किया हो, ऐसे लोगों के जाने से पार्टी और मजबूत हुई और सशक्त हुई। ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। गढ़वाल में असंतोष है, काम नहीं हो रहा, भेदभाव का आरोप लगाए जा रहे हैं, गढ़वाल के नेता चले गए आपके बड़े बड़े, आप फिर भी कह रहे हैं कि पार्टी को फायदा होगा। कोई कुमाऊं और गढ़वाल की बात ही नहीं है, उत्तराखंड की आइडेंटिटी विरासत की बात, कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये तो बीजेपी के अंदर बगावत होने, ये बीजेपी को तय करना है। जो ये श्रीमान लोग गए हैं कि वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहाँ बगावत हो रही है कि भाई इनको टिकट दोगे या हमको टिकट दोगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रभारी से लेकर राष्ट्रीय नेता से लेकर प्रदेश से कहते रह रहे हैं कि नहीं साहब कोई वादा नहीं आया। तो ये बीजेपी अपने घर को संभाले, 9 को टिकट देते हैं, अपनों को देते हैं या ये नए अपनों को देते हैं, ये उनको मुबारक हो। चलिए, तो कांग्रेस के सामने चाहे चुनौतियां जो भी हो, चाहे संगठन की भीतर की बातें हों जो उभर के सामने आती रहती हैं, चाहे कामकाज की बातें हो, चाहे आपदा की बात हो, चाहे विकास के रफ्तार की बातें हो, इन तमाम चीज़ों में प्रदीप टम्टा जी का मानना है कि हरीश रावत ने प्रदेश को आगे बढ़ाया है, कामकाज को आगे बढ़ाया है। जो नहीं हुआ है वो इसलिए क्योंकि केंद्र ने रोड़े अटकाए हैं। मतलब बात साफ है कि अपने कामकाज का ब्यौरा देंगे, लेकिन निशाने पर रहेंगे नरेंद्र मोदी और उनकी अगुवाई वाली केंद्र की सरकार आने वाले दिनों में चुनाव में। मगर जो चुनौतियां हैं खुद कुर्मे के भीतर और सामने खड़ी बीजेपी, इसको लेकर के कैसी राजनीति होगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन प्रदीप टम्टा को यकीन है कि फिर से एक बार सरकार बनेगी हरीश रावत की अगुवाई में, कांग्रेस की ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदीप टम्टा जी आपको और आपकी पार्टी को आने वाले चुनाव को देखते हुए, और बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज स्टेट पर आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो ये था आज का बिग इंटरव्यू। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और हस्ती से। नमस्कार।